एक हार के बाद बीजेपी इतना तिलमिला गई है कि कांवड़ यात्रियों के रूट पर पड़ने वाली दुकानों पर मुसलमानों के नाम लिखवा रही है। मुसलमानों के नाम इसलिए ताकि उनकी पहचान अलग से हो सके। हालांकि हिंदू और मुसलमान सभी को अपनी दुकानों के बाहर अपने नाम लिखने पड़ेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मुसलमानों का नाम दुकानों के बाहर लिखा रहेगा। वसीम, नसीम, करीम नाम लिखे रहने से क्या बीजेपी का हिंदू खतरे से बाहर आ जाएगा? आखिर इसके पीछे बीजेपी की मंशा क्या है? दूसरी बात कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी में मची कलह किस ओर जा रही है, उसका क्या होने जा रहा है। इसके अलावा हम बात करेंगे कि आखिर नरेंद्र मोदी की बैसाखी बजट सत्र से पहले हिचकोले क्यों खाने लगी है। इन सबको समझेंगे आज हमारे साथ प्रोफेसर रविकांत जी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। रविकांत सर, बिना लाग लपेट मेरा सीधा सवाल है, दुकानों पर नाम लिखवा देने से क्या हो जाएगा? नसीम, वसीम, करीम, राहुल लिख जाएगा तो क्या जो बीजेपी का हिंदू है वो खतरे से बाहर आ जाएगा? हो क्या जाएगा? सर, मंशा क्या है बीजेपी सरकार की इसके पीछे? प्रज्ञा जी, दरअसल बीजेपी की अब दुकान बंद होने लगी है। इस वजह से उन्हें अब दुकानों को चिन्हित करना है। और दूसरा, जो इस लोकसभा चुनाव के नतीजों से थोड़ा सा मुक्त और स्वतंत्र भाव जो मुसलमानों के मन में पैदा हुआ है, उसको फिर से दहशत में जीने के लिए अभिशप्त कर देना। और नंबर 3, उनका एक तरह से आर्थिक बायकॉट करना, ये बीजेपी की रणनीति का हिस्सा है। एक और बात कही जा रही है कि चूंकि 10 विधानसभा के उपचुनाव हैं, तो उपचुनाव के वजह से ये धार्मिक ध्रुवीकरण करने की पूरी कोशिश हो रही है। लेकिन मैं समझता हूं कि राजनीति पर इसका बहुत असर नहीं होने जा रहा है। राजनीतिक जो स्थितियां इस समय बन चुकी हैं, जो लोकसभा चुनाव में दिखाई दी, वही रहेंगी। लेकिन समाज पर इसका बड़ा असर होने जा रहा है। समाज को आप और भी ज्यादा विभाजित करने के लिए तत्पर हैं। प्रज्ञा जी, मैं तो हिंदी का विद्यार्थी हूं, मैंने ढेर सारे उपन्यास विभाजन पर पढ़े हैं, बहुत सारी फिल्में देखी हैं। जब देश का विभाजन हुआ, उस समय के जो हालात थे, तब रेलवे स्टेशनों पर और सार्वजनिक जगहों पर हिंदू चाय, मुस्लिम चाय मिलती थी। हिंदू पानी अलग होता था, मुस्लिम पानी अलग होता था। लोगों का विश्वास दरक गया था। वो विभाजन हुआ था, कत्लेआम हो रहा था और वो खत्म हो गया आगे चल। लेकिन ये धीरे-धीरे जो समाज को विभाजित करने का पूरा प्रयास चल रहा है, और वैसे भी मोदी जी ने विभाजन विभीषिका दिन तो मनाना शुरू ही कर दिया। तो उसकी तरफ समाज को ले जाना, समाज में बैर पैदा हो, समाज में नफरत पैदा हो, लोग हिंसक हों, एक दूसरे पर भरोसा न करें और समाज विखंडित हो जाए, हमें सत्ता मिल जाए, ये बीजेपी की राजनीति है विशुद्ध रूप से। लेकिन प्रज्ञा जी, इसमें सीधे तौर पर ये सत्ता संविधान को ताक पर रख रही है। बाबा साहब के संविधान, स्वाधीनता आंदोलन के मूल्यों को आपने सीधे तौर पर ताक पर रख दिया, उसको छलनी कर रहे हैं। तो जो लोकसभा चुनाव में पूरा इशू बना था, एक नैरेटिव बना था कि भारतीय जनता पार्टी संविधान को बदलना चाहती है, उसे संविधान को मिटाना चाहती है, उसी का एक हिस्सा है संविधान का आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का अंत करता है। अब एक नई तरह की छुआछूत आप पैदा कर रहे हैं, और किस आधार पर कि साहब उसमें पवित्रता बनी रहे। यही तो सदियों तक चला आया दलितों के साथ। सर, एक चीज, पवित्रता के नाम पर ही। बिल्कुल सही बात है सर। अगर बीजेपी यही चाहती है कि पवित्रता बनी रहे, तो वेज और नॉन वेज जैसे पोस्टर्स भी लगवा सकती है, ये लिखवा सकती है कि फला जगह नॉन वेज बनता है, यहाँ वेज बनता है। लेकिन ये सांप्रदायिकता करना, ये तो झेल चुकी है ना बीजेपी। नरेंद्र मोदी खुद बनारस हारते हारते जीते हैं, ये खुद इतनी धार्मिक नगरियां हार गए हैं, इनकी खुद की हालत खराब है। इनको समझ नहीं आता है क्या कि जनता को हिंदू मुसलमान चाहिए ही नहीं गुरु। जनता को विकास चाहिए, जनता को प्रगति चाहिए, उन्नति चाहिए, बिना लीक हुए परीक्षाएं चाहिए। कर क्या रहे हैं सर ये सुधरने नहीं वाले क्या? कुछ है ही नहीं इनके पास हिंदू मुसलमान के सिवा। आपने केवल बनारस का जिक्र किया, अयोध्या शायद आप भूल गए।
बिल्कुल, मैं तमाम धार्मिक ये नगरियों की बात कर रही हूँ, चित्रकूट भी बात कर रही हूँ, बद्रीनाथ भी, सबकी। अयोध्या अयोध्या की हार इनके उस पूरे नफरत की मानसिकता की हार, ये शायद समय के नब्ज को नहीं समझ रहे हैं। लोगों ने रिजेक्ट कर दिया इनकी नफरत को, विभाजन को, लेकिन आपको वही करना है। असल होता ही है ना कि जब वो शगल हो जाता है, जब लोगों की मानसिकता हो जाती है तो वो उससे बाज नहीं आता है। उन्हें ये लगता है कि हम समाज में वो जो नशा है थोड़ा और बढ़ा देंगे तो शायद इस बार सुधर जाएगा, हमारा जो प्रदर्शन है वो सुधर जाएगा। पिछली बार हो सकता है कि जो नफरत का नश्तर आपने दिया है वो उसकी डोज कम रह गई हो, लेकिन वो डोज कम से नहीं है। लोगों को रोजगार चाहिए जिसकी बात आपने की। बिल्कुल। अब हो क्या रहा है, रोजगार जा रहा है हिंदुओं का, उसमें भी अपर मिडिल क्लास का। भाई नीट की जो परीक्षा में गड़बड़ी हुई वो बच्चे किसके हैं? मोस्टली बच्चे अपर मिडिल क्लास के हैं और भाजपा के समर्थक वही वर्ग ज्यादा है, उनके बच्चे हैं। अब उनको भी समझ में आ रहा है कि नफरत करते करते और इनको वोट देते देते हम कहां पहुंच गए। तो उसके लिए फिर आपने एक ये निकाल लिया है, कल ही गोदी मीडिया पर चल रहा था कि इतने मुस्लिम लड़कों को निकाल दिया गया। तो यहां से आप तुष्ट हो जाइए कि देखिए इनको निकाल दिया गया ताकि हम अपना दर्द ना महसूस करें। खेल ये चल रहा है। नोटबंदी के समय भी वही नफरत थी कि देखिए गरीब को दर्द मिला सो मिला, लेकिन बड़े बड़े लोगों के पैसे डूब गए और कहीं कुछ भी नहीं था। वो 99.5% पैसा वापस आ गया, कहीं कुछ नहीं डूबा था। लेकिन आपने गरीब और अमीर के बीच नफरत पैदा कर दी और इधर तो लगातार आप कर ही रहे हैं। खाई चौड़ी होती जा रही है और अंबानी साहब 5,000 करोड़ में शादी मना रहे हैं अपने बेटे की। ये हो रहा है। लोग यहाँ सड़कों पर धक्के खा रहे हैं, रोजगार नहीं है। टमाटर 120 रुपए किलो है, क्या खाएगा आदमी? चटनी पीसने के लिए भी नहीं है कि प्याज और टमाटर की वो चटनी पीस करके उससे रोटी खा ले प्रज्ञा जी। हम आप तो दाल रोटी खा पी रहे हैं, उनका सोचिए जिनको ये 5 किलो राशन दे रहे हैं। ऐसे हालात में लोग आपकी नफरत को लेंगे कि लोगों को आपको रोजगार चाहिए। आपने इतने हिंदुओं का और मुस्लिम की जो बात कर रहे हैं, इनको नहीं समझ में आ रहा है कि आप उसको फल की दुकान से हटाएंगे तो वो पंचर जोड़ लेगा। लेकिन ये धन्ना सेठ बैठे हुए हैं जो भाजपा का रोज प्रचार करते हैं, उनके बच्चे कहाँ हैं? शिवराज सिंह चौहान का बेटा कहाँ है? वो अमेरिका से एलएलएम कर रहा है। अमित शाह का बेटा कहाँ है? बीसीसीआई में बैठा हुआ है। आप किसी भी नेता का, रेल मंत्री का बेटा कहाँ है? आप किसी भी नेता का बेटा उठा लीजिए, वो क्या नफरत उसको सिखाई जा रही है? उसको कहीं नहीं सिखाते हैं। लेकिन नहीं, ये जो मिडिल क्लास है, अपर मिडिल क्लास है, उसके मन में ये जहर पैदा करने के लिए, और ये जो थोड़ा सा बीजेपी से हटा है क्योंकि उसे राहुल गांधी का, अखिलेश यादव का वो रोजगार परक एजेंडा दिखाई दे रहा था, तो उसको फिर से धकेलना उसी दलदल में ताकि वो भूल जाए, रोजगार मांगना भूल जाए। वो महंगाई को ये समझ ले कि अच्छा अब्दुल तो टाइट हो रहा है लेकिन चलेगा। ये जो मानसिकता पैदा की जा रही है, ये बड़ी भयावह है इस देश के लिए, समाज के लिए। और मुझे लगता है कि 10 साल में लोगों ने इस बात को समझ लिया है, इसलिए कुछ चलेगा नहीं। लेकिन मैं इसे संविधान की हत्या के तौर पर देखता हूं। इसका राजनीतिक भले ही परिणाम बीजेपी को ना मिले, लेकिन आप संविधान की हत्या कर रहे हैं, आप समाज को विभाजित कर रहे हैं। आखिर जाएगा कहां ये समाज? जब दंगे होते हैं तो किसी नेता का परिवार नहीं मरता प्रज्ञा जी। वो जो रेहड़ी वाला है, मैं तो आपको एक बहुत बड़ा पोस्टर बॉय का नाम बताऊं। गुजरात के दंगों का पोस्टर बॉय अशोक मोची था, जो जय श्री राम का नारा लगाते हुए जिसका फोटो आया था अखबार में, वो अशोक मोची आज भी जूतों पर पॉलिश कर रहा है। और लोग कहां से कहां पहुंच गए, ये लोगों को समझ में तब नहीं आ रहा था, लेकिन अब आ रहा है। और इसीलिए मैंने कहा कि इनकी चूंकि दुकान बंद हो रही है, इसलिए दुकानों पर नाम लिखे जाएंगे कि वो हिंदू है कि मुसलमान है। और ये जो भेदभाव जिसे एबोलिश कर दिया भारत के संविधान ने,
उसे आप फिर से लागू कर रहे हैं। तो ये सीधे तौर पर संविधान की अवमानना है, संविधान की हत्या मैं कहूँगा, और इस देश के सामाजिक ताने-बाने को बिगाड़ने की साजिश। अब तो सर खुलकर चीजें हो रही हैं, बिल्कुल सामने-आमने। अगर शुभेंदु अधिकारी ने कुछ दिन पहले यह बयान दिया था कि बंद करो सबका साथ सबका विकास। इनके पहले बीजेपी के नेता कह चुके हैं कि जो हमको वोट दे हम उसी का काम करेंगे। ये क्या हो रहा है सर? क्या ये हार के बाद की तिलमिलाहट है, बौखलाहट है? ये जनता पर अपना गुस्सा निकालना है, या ये पागल हो गए हैं? मैं समझ नहीं पा रही हूँ, वो विचार समझना चाह रही हूँ, उसका विश्लेषण चाह रही हूँ आपसे। देखिए, दरअसल इन्हें संविधान की कोई चिंता नहीं है। हुँ, संविधान को इन्होंने ना पहले कभी सम्मान दिया, ना ये आज दे रहे हैं। और आरएसएस के ऑर्गेनाइजर ने तो बहुत पहले लिख दिया था, तब संविधान लागू भी नहीं हुआ था। हुँ, उसके संविधान पारित होने के चौथे दिन उन्होंने कहा था कि संविधान हमको स्वीकार नहीं। तिरंगे को उन्होंने कितने 4 दशक तक सम्मान नहीं दिया। हुँ, राष्ट्रगान के लिए कहते थे कि वो तो उसमें ब्रिटिश राजा का सम्मान है। इन्होंने राष्ट्रीय प्रतीकों का कभी भी सम्मान नहीं किया, कभी उसको स्वीकार नहीं किया, हुँ, और संविधान को लेकर के तो वो कभी भी उसके साथ नहीं रहे। इसलिए सीधे तौर पर आप संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। वोट आपको किसी ने दिया हो या न दिया हो, जब आप चुने जाते हैं और जब आप शपथ लेते हैं, तो शपथ में क्या होता है, संविधान सामने होता है कि हम किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करें। लेकिन आप बोल कर रहे हैं, ऐसे राजनीतिक दल की तो पंजीकरण खत्म हो जाना चाहिए, और ऐसे लोग, ऐसे नेता जो ये कह रहे हैं कि हम इनका काम करेंगे और इनका नहीं करेंगे, हुँ, उनकी सदस्यता खत्म हो जाए, 15 वर्ष के लिए उन पर प्रतिबंध लगे। ये काम सुप्रीम कोर्ट का है, जी। क्योंकि वो संविधान का संरक्षक है। जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ये एक्शन ले लेगा, उसी दिन समझ में आ जाएगा कि संविधान होता क्या है। सर बड़ा दरअसल ये अजीब है, एक संविधान तरफ संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं और दूसरी तरफ जो है वो संविधान हत्या दिवस मनाने की बात करते हैं, राजपत्र में लॉन्च करते हैं कि हम संविधान हत्या दिवस मनाएंगे इतनी तारीख को, इमरजेंसी लगी थी। इनका मंसूबा तो वही था कि हमें संविधान बदलना है। अब वो हम्म, हो नहीं पाया, तो आप लेकर के कहाँ जा रहे हैं? कांग्रेस के आप सिर पर ठीकरा फोड़ रहे हैं। कांग्रेस ने तो दसियों बार माफी मांग ली उसके लिए, हम्म, लेकिन इन्होंने गुजरात के दंगों पर आज तक माफी नहीं मांगी। जो सरेआम ये कहते हो कि साहब हम इन्होंने वोट नहीं दिया इसलिए इनका नहीं करेंगे, वो कह हम्म, रहे हैं हो गया सबका साथ सबका विश्वास विकास, हम ये नहीं करेंगे। वो इसका मतलब है कि इस देश को अपनी बपौती समझना है, इस देश के लोकतंत्र को अपनी मुट्ठी में समझ रहे हैं। इसलिए न तो उन्हें संवैधानिक मर्यादाओं का ख्याल है, न इस लोकतंत्र की परंपराओं का ख्याल है, न इस देश के रीति रिवाज का उन्हें ख्याल है, और इसकी कोई चिंता भी नहीं, वो करना भी नहीं चाहते। इसीलिए सरेआम वो बोल रहे हैं ऐसा, लेकिन वो इस बात को हम्म, भूल गए हैं कि आप थोड़ी देर के लिए इस देश को इधर-उधर तो कर सकते हैं, लेकिन इस देश को आप इस तरह से ना विभाजित कर सकते हैं, ना खत्म कर सकते हैं। आपके मंसूबे चलने वाले नहीं। हम्म। सर इधर उत्तर प्रदेश में भी कोई हाल अच्छे नहीं चल रहे हैं, बाबा की कुर्सी खतरे में है। उधर नरेंद्र मोदी बैसाखी पर है, इधर बाबा की कुर्सी खतरे में, तलवारें खुलेआम खींची हुई हैं। इधर अखिलेश यादव बड़े मजे ले रहे हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया, उन्होंने लिखा मॉनसून ऑफर 100 लाओ सरकार बनाओ। इसको कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, अखिलेश आपने जो कहा ना कि मज़े ले रहे हैं, वो दरअसल यही कर रहे हैं। हम्म, केशव प्रसाद मौर्य पेंडुलम बन गए हैं, हम्म, प्यादा हो गए हैं। कभी उनको इधर से धक्का दिया जाता है, कभी उधर से धक्का दिया जाता है। बेचारे 2017 से सीएम इन वेटिंग चल रहे हैं, लेकिन होने जा रहा कुछ भी नहीं। ये जी, वो मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम है जिनको स्टूल पे बिठा दिया गया, जिनकी नेम प्लेट उखाड़ करके फेंक दी गई, लेकिन फिर भी जमे हुए हैं। चुनाव हारने के बाद अमित शाह ने उनको डिप्टी सीएम बना दिया, लेकिन फिर भी अभी मंसूबे पाले हुए हैं कि साहब सीएम बनेंगे। अगर सीएम बनना है तो अखिलेश यादव ने ऑफर किया कि आइए लेकर के हम आपको समर्थन देते हैं, लेकिन ये दरअसल उनकी हिम्मत ही नहीं है। ये उसको चैलेंज कर रहे हैं अखिलेश यादव कि ये आप में हिम्मत ही नहीं है। और रही बात योगी आदित्यनाथ की, तो बाबा का हाल जो हो रहा है, हालाँकि वो लगातार चुनौती हम्म, भी पेश कर रहे हैं।
उन्होंने इधर अपना चीफ सेक्रेटरी भी बना लिया, और चूंकि गवर्नर साहिबा ऐसी हैं कि मुलाकात जो भी हो गई। हाँ, अच्छी जिनकी बनती है। तकरार थोड़ा अमित शाह से है, तो योगी जी यहाँ से अच्छी बनती है। हाँ, यहाँ चुंबक मिल रहा है, तो वो दरअसल जिसको कहते हैं ना कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, दोस्त होता है। तो वो काम चल रहा है योगी जी का। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो गुजराती लॉबी है, वो योगी आदित्यनाथ को यहाँ नहीं देखना चाहती है। अब उसकी जगह पर कौन होगा, या ये फैसला कब लिया जाएगा, ये आपके उपचुनाव के बाद होगा, ये अभी कहना मुश्किल है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि बीजेपी की जो अंदरूनी अंतर्कलह है, उसने पार्टी को बहुत डैमेज किया है। और ये जो फरमान आया है, कल परसों तो एसएसपी ने जारी किया था, और उसने कहा कि स्वेच्छा से है, लेकिन आज जो फरमान जारी हुआ, सरकारी आदेश जारी हुआ, वो योगी आदित्यनाथ पर दबाव को दिखाता है, और वो अपनी हिंदुत्ववादी किस तरह का कट्टर दबाव छवि सर? को बनाए रखना है। अच्छा। वो दबाव वही दिल्ली वाला है। हाँ। तो योगी जी को हिंदुत्व की कट्टर छवि अपनी बनाए रखनी है। वो बुलडोजर वाला तो चल ही रहा था, अब एक और अलग लव जिहाद उस समय लेकर के आए थे। तो बराबर वो हिंदुत्व की कट्टर छवि बनी रहे, इसके लिए योगी आदित्यनाथ ने ये फरमान जारी किया है। वो दरअसल वो जो डावाडोल स्थिति है, उसी की वजह से ये फरमान आया है। अच्छा, ये तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा सर, अगर आप कह रहे हैं कि ये फरमान उनकी अपनी छवि बरकरार रखने के लिए है, वो कट्टर हिंदू वाली। लोग एक तरफ ये भी कह रहे हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि जो नरेंद्र मोदी बैसाखियों पर हैं इस समय, उनकी बैसाखियों को हिलाने के लिए, उनकी बैसाखियों को गिराने के लिए लखनऊ वालों ने चाल चली है। क्योंकि देखिए, एनडीए के जो साथी हैं वो कभी भी इस तरह के सांप्रदायिक फैसले का साथ नहीं देंगे। विरोध अभी से दिखने लगा है। मोदी के अपने हनुमान चिराग पासवान, उन्होंने विरोध किया, आरएलडी विरोध कर रही है, जेडीयू विरोध कर रही है। आने वाले कुछ समय में हमको लग रहा है कि राजभर विरोध करेंगे, संजय निषाद विरोध करेंगे, अपना दल विरोध करेंगे, ये तमाम लोग विरोध करेंगे। तो आपको क्या लगता है कि क्या इसलिए ये किया जा रहा है कि समर्थन वापस ले लें, इनकी जो बैसाखी है वो गिर जाए, और तुम गुरु हमको हटाने की कोशिश कर रहे थे, उससे पहले हम तुम्हारी बैसाखी गिरा देंगे, ये अभियान तो नहीं चल रहा अंदर अंदर? नहीं, शहमात का गेम दोनों तरफ से चल रहा है। अब इसमें किसका विकेट गिरता है, ऑब्वियस है कि नरेंद्र मोदी इस मामले में ज्यादा बड़े रणनीतिकार हैं। उन्हें अमित शाह की भी बहुत परवाह नहीं कि अमित शाह का क्या होगा। तो ये जो विरोध होगा, उस विरोध में बाबा की भी तो कुर्सी जा सकती है। इस आधार पर बाबा का ही इस्तीफा ले लिया जाए, या बाबा को हटा दिया जाए। बाबा इस्तीफा नहीं सौंपने जा रहे, ये तो तय है। तो बाबा को हटाने का कुछ आधार भी तो चाहिए। तो ये हो कि आप अस्थिर कर रहे हैं समाज को, और यहीं से इसी विधानसभा के 150 विधायकों को खड़ा कर दिया जाए विधानसभा की लाइन में, और उसके बाद उनसे कहा जाए कि या तो आप रिजाइन करिए, नहीं तो फिर आप बर्खास्त होंगे। तो सर, हटाने लेकिन के लिए ये वाला बहाना भी तो काफी है, जो तमाम इनके नेता मंत्री कह रहे हैं कि चुनाव में साथ ही नहीं दिया उत्तर प्रदेश बीजेपी ने। हाँ, ये बहुत सारी चीजें चल रही हैं अभी। लेकिन अभी चूंकि स्थितियां वो नहीं है, आरएसएस भी थोड़ा सा उधर पैच कस रहा है मोदी जी के। उन्होंने कहा ना कि लोग सुपरमैन बनना चाहते हैं, फिर पता लगा वो देवता और ईश्वर बनना चाहते हैं। तो मोहन भागवत उधर भी तो खेल कर रहा है। तो इस समय बीजेपी जो अंतर कलह है, उससे बुरी तरीके से जूझ रही है। और इस शहमात के गेम में किसका विकेट गिरेगा, कौन कमजोर होगा, कौन पार्टी पर हावी रहेगा, ये अभी चल रहा है, ये प्रक्रिया में है। इसलिए आने वाले वक्त में चीजें थोड़ी साफ होंगी। अभी स्पष्ट तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। बजट सत्र से पहले कहा जा रहा है सर, मोदी की जो बैसाखियां हैं वो बड़ा हिचकोले खा रही हैं। बजट सत्र के बाद बहुत कुछ हो सकता है। अगर बजट सत्र में दोनों के लिए कुछ खास नहीं रहा, नानी नीतीश नायडू के लिए, तो मामला गड़बड़ा जाएगा सर, भूचाल आने वाला है। असली खेल वही है, क्योंकि नीतीश कुमार से हम ये उम्मीद करें कि वो योगी आदित्यनाथ के इस फैसले पर कोई फैसला लेंगे,
इस फरमान पर, तो वो मुझे लगता है ठीक नहीं है। या चंद्रबाबू नायडू बहुत हस्तक्षेप करेंगे, इसकी भी मुझे उम्मीद नहीं है। हाँ, वो आंध्र प्रदेश में मुस्लिम आरक्षण दे रहे हैं, उसमें किसी का हस्तक्षेप उनको बर्दाश्त नहीं होगा, लेकिन वो यहाँ भी इंटरफियरेंस नहीं करेंगे। असली जो खेल होना है वो यही होना है कि मोदी जी कब तक एटीएम बने रहे। इन दोनों को ही स्पेशल पैकेज चाहिए। चंद्रबाबू नायडू का अपना एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, उनका अमरावती पोलावरम प्रोजेक्ट है, मेट्रो चलवानी है, कई और शहर डेवलप करने हैं। उसके लिए सैकड़ों नहीं हजारों करोड़ चाहिए। उसके नीचे कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। नीतीश कुमार की स्थिति बिल्कुल अलग है, तो उनको पैकेज तो चाहिए ही, लेकिन वो उनकी निर्भरता थोड़ी बीजेपी पर भी है। उन्हें चुनाव पहले करवाना है, और तो थोड़ा सा वो जब पेंच कसते हैं तो लालू आलू के बीच संवाद की कोई घटनाक्रम आ जाता है कि तेजस्वी के साथ कुछ बातचीत हुई है। लेकिन अभी हम ये नहीं कह सकते कि दोनों बैसाखियां लड़खड़ा करके गिर जाए, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये आंखें दोनों ही दिखा रहे हैं। मोदी जी का वो 56 इंच वाला छाती और एक अकेला सब पर भारी, ये सब गायब हो चुका है। और मोदी जी की तो हालत ये है प्रज्ञा जी, कि जिस दिन से अयोध्या हारे हैं उस दिन से जय श्री राम कहना बंद कर दिया। आपने कभी ऐसे नेता को देखा होगा, किसी व्यक्ति को, कि चुनाव हार जाए तो भगवान बदल ले अपना, जय जगन्नाथ पे आ गए? ये है ना विशुद्ध राजनीति। जो ये समझ रहे थे कि बीजेपी राम की भक्ति कर रही है, उनको अब समझ में आ रहा होगा कि अगर अयोध्या से हार गए तो फिर जय जगन्नाथ पे आ गए। असली तस्वीर यही है बीजेपी की। उनको राम, उनको हिंदू, उनको इससे कोई लेना देना नहीं है। उनको विशुद्ध सत्ता से लेना देना है। अब वो सत्ता कैसे मिलेगी, उसके लिए चाहे जय श्री राम बोलना पड़े, जय जगन्नाथ बोलना पड़े, या राम जी को भूलना पड़े, ये सब वो कर लेते हैं हथकंडे। अच्छा, मोहन भागवत, आपने बात छेड़ी तो मुझे याद आया, मोहन भागवत जी ने भी गजब भिगो भिगो करके धुलाई कर दी है। मोदी जी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन महामानव की जितनी भी चीजें थी वो सब सामने खोलकर रख दी कि कुछ लोग अपने आप को अति मानव समझते हैं, भगवान समझते हैं, देवता स्वरूप समझते हैं। तो आपको क्या लगता है कि आरएसएस किसकी साइड खड़ी है? मोदी की तरफ, अमित शाह की तरफ, बाबा की तरफ, या फिर अपनी तरफ? आरएसएस का कोई साइड नहीं है। आरएसएस इस समय थोड़ा गुजराती लॉबी के पैंच कस रही है। पिछले 5 साल में जिस तरह से मोहन भागवत को किनारे करने की कोशिश की गई, पहले 5 साल में नरेंद्र मोदी ने बीजेपी से अपने आप को ऊपर किया, अगले 5 साल में वो आरएसएस पर भी हावी हो गए, और उन्होंने कभी नहीं सुना कि मोहन भागवत क्या कह रहे हैं, या उनकी। नरेंद्र मोदी ने वही किया कि जिसके आधार पर वो सत्ता में तीसरी बार पहुंचे। तो इस बार जो मौका मिला, क्योंकि आप 240 पे आकर के अटक गए, अब आरएसएस को मौका मिला है थोड़ा पैंच कसने का। और अब ये भी परवाह नहीं है कि मोदी जी अगर रूठेंगे तो हमारे पास कोई विकल्प नहीं होगा। तो आरएसएस अभी एक तो बैलेंस बनाने का काम कर रहा है। योगी जी पर भी हाथ है और उधर थोड़ा चूड़ियां कसी जा रही हैं, गडकरी जी पर भी हाथ है। लेकिन नरेंद्र मोदी को जिस तरह से उन्होंने काउंटर किया है बगैर नाम लिए, ये दिखाता है कि अब मोदी जी को कोई नहीं छोड़ रहा है। तो एक जमाना था जब मोदी मोदी, हर हर मोदी और क्या क्या होता था, उसी बनारस में उनकी कार पर चप्पल फेंकी गई। एक कोई आम कार्यकर्ता रहा होगा बीजेपी का जिसने ये किया होगा, वहां से लेकर के और आरएसएस के सरसंघ चालक तक, अगर वो मोदी पर हमला कर रहे हैं, काउंटर कर रहे हैं, मजाक बना रहे हैं। शंकराचार्य भी, अब तो शंकराचार्य भी, बिल्कुल शंकराचार्य ने तो बहुत तार्किक ढंग से बातें की, बिल्कुल, और स्पष्ट जो उन्होंने कहा है कि आप अगर धर्म का इस्तेमाल बंद कर देंगे, धर्म में हस्तक्षेप बंद कर देंगे, तो हम भी राजनीति में बोलना बंद कर देंगे। ये संकेत है कि राजनेताओं को धर्म में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। भारत का संविधान इसीलिए पंथ निरपेक्ष है। वो
धर्म से बिल्कुल अलग नहीं है, लेकिन किसी धर्म के साथ आप भेदभाव नहीं कर सकते, किसी धर्म को आप विशेष तवज्जो भी नहीं दे सकते, और धर्म का राजनीति में इस्तेमाल तो कतई नहीं कर सकते। ये बहुत स्पष्ट है, भारत का संविधान ये कहता है। लेकिन यहां तो अगर मोदी जी मंदिर में दर्शन करने के लिए भी जाएंगे, जिन मंदिरों में ये नियम है कि साहब वहां आप कैमरा लेकर के नहीं जा सकते, या वहां मुख्य पुजारी को आप नहीं हटा सकते, वहां मोदी जी ने सब किया। राम मंदिर के उद्घाटन में मोदी जी खुद ऊंचे आसन पर बैठे हुए थे। ऐसे तो हिंदू माइथोलॉजी में किसी मंदिर के उद्घाटन में यजमान तो आप हो सकते हैं, और यजमान भी माना जाता है कि वो जोड़े के साथ बैठे। अब मोदी जी ऐसा तो है नहीं कि तलाक दे चुके हैं, पत्नी भी उनके हैं, तो लिखते ही हैं। अगर वो पत्नी के साथ यजमान बन के बैठते तो ठीक था। शंकराचार्य ने यही तो कहा कि आपने उन नियमों का पालन नहीं किया, तो हम क्या ताली बजाने वहां जाए? अधूरे मंदिर में कभी प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती है, वो आपने की। और उससे बड़ा तो जो हुआ कि पहली बारिश में ही आपका राम पथ पूरा चला गया, मंदिर में भी पानी आने लगा। ये सर, हो क्या राम जी रहा? कभी टाट में रहे लेकिन कभी भीगे नहीं, मंदिर प्रांगण में पानी आ गया। सही बात है। उन्होंने वो किया केदारनाथ में, जो उन्होंने आरोप लगाया कि 200 केजी सोना ही चला गया, तो आपने मतलब सोने को पीतल बनते हुए शायद पहली बार देखा। मुझे याद आ रहा है कि राहुल गांधी का वो एडिटेड जो वीडियो चलाया गया था कि इधर से आलू डालोगे उधर से सोना निकलेगा, मोदी जी ने इधर से सोना डाला उधर से पीतल निकला। ये खेल हो गया केदारनाथ में कि बद्रीनाथ में, जहां भी जिस स्थान पर हुआ केदारनाथ। सर, एक चीज और भी है कि अभी अंबानी के बेटे की शादी हुई, बड़े धूमधाम से शादी सबने देखी, ऐसी रॉयल ऐतिहासिक शादी पहले कभी नहीं देखी थी। लेकिन इस शादी में नरेंद्र मोदी जी पहुंचे थे, राहुल गांधी नहीं पहुंचे, और तमाम विपक्षी पहुंचे थे, लेकिन जो जिन पर नजरें गड़ी हुई थी, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने ही ये बात कही थी कि टेम्पो से भर भर कर काला धन शहजादे के पास पहुंचाते हैं अडानी अंबानी। अब वो अकेले पहुंच गए, ईडी भी साथ लेकर के नहीं गए अपने, कि टेम्पो वाला काला धन ही पकड़वा देते जाकर। क्या कहेंगे सर? नहीं, वो केवल उस समय ये टैग करना था कि देखिए राहुल गांधी जो अटैक कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, अंबानी और अडानी से ये भी माल उठाते हैं। लेकिन अब जनता इन बातों को नहीं स्वीकार करती। आपने जो 10 साल किया, प्रधानमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री अगर कुछ बोलते हैं तो देश दुनिया में ये बात जाती है कि आज भारत देश के प्रधानमंत्री ने ये बात कह दी, तो उनकी क्रेडिबिलिटी का क्या हुआ? क्या आप देश की जनता को अपने ही प्रधानमंत्री पर विश्वास करना एकदम छोड़ देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए कि ठीक है मोदी जी बोल रहे हैं, कोई बात नहीं, छोड़ो हटाओ, वो तो बोलते ही रहते हैं? ये भी पहली बार होगा इतिहास में, मुझे लग रहा है। बिल्कुल ये हो रहा है। मैं वही बात कहने जा रहा था कि ये पहले प्रधानमंत्री हैं जिनकी बात को अब कोई नहीं सुनता। छोड़ दीजिए आप देश को, दुनिया नहीं सुनती, पता है उनको कि क्या बोल रहे हैं आप, किस ब्रांडिंग के लिए कर रहे हैं। जिन्होंने ये कहा कि न कोई घुसा था न कोई घुसा हुआ है, हमारे 20 सैनिकों की शहादत कैसे हो गई अगर कोई घुसा नहीं था? जो ये कह रहे थे कि साहब कोरोना में ऑक्सीजन से कोई नहीं मरा, तो प्रज्ञा जी आपने और हमने जो देखा अपनी आंखों से वो क्या था? सपना था क्या? लाशें जल रही थी, लोग तड़प रहे थे, यहाँ अस्पतालों में सुविधाएं नहीं थी, तो क्या ये हम लोगों को दुस्वप्न हो रहा था क्या? या जीएसटी में बर्बाद नहीं हुआ, रोजगार नहीं गया, सब कुछ चंगा सी, तो क्या लोगों की आंखों में आप धूल झोंक रहे? आज हालात ये हैं कि नरेंद्र मोदी की बात पर कोई भरोसा नहीं करता। अब वो कुछ जो भक्त लोग हैं उनको आप छोड़ दीजिए, हालत तो उनकी भी थोड़ी दुरुस्त होने लगी, लेकिन असल में कोई नहीं। मन की बात में भी पकड़ पकड़ के लाया जाता है लोगों। इसी चुनाव में हम लोगों ने देखा कि लोगों को बसों से और टेम्पो से भर भर के लाया जा रहा था, और लोग मोदी जी बोलना शुरू, लोग निकल गए। अभी यूट्यूब पे आप देख लीजिए कितने लोग उनको देखते हैं, कितने राहुल गांधी को देखते हैं, इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं। राज्यसभा और लोकसभा टीवी का ही उठा करके आप देख लीजिए, दूसरे चैनल का छोड़ दीजिए।
टेलीविजन पर आज लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं जो मोदी के आते ही चैनल बंद कर देते हैं, बदल लेते हैं। तो अब वो क्रेडिबिलिटी नहीं है। तो उस पद का जितना आपने मान घटाया है, ये डेमोक्रेसी के लिए, संविधान के लिए, संवैधानिक पदों के लिए ठीक नहीं है। बड़ा आपने उसका स्तर घटा दिया है। आपके लिए सिर्फ सत्ता, और उस सत्ता के व्यामोह में आप मूल्य, विचार, स्तर सब आप खोते चले जा रहे हैं। और आम आदमी भी इस बात को अब स्वीकार नहीं करता। 15 लाख आएंगे, कहाँ गए? काला धन विदेश से आ जाएगा, कहाँ, कितना आया? नोटबंदी में सारा भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, कितना हुआ? आज भ्रष्टाचार का बोलबाला कितना है? बीजेपी के नेता कह रहे हैं इतना बुरा हाल पहले कभी नहीं। रेल दुर्घटनाएं नहीं होंगी, ऐसा कुछ लगा होगा कि एक रेल दूसरे रेल को जब आमने सामने आएगी उसके पहले ही रुक जाएगी। क्या हो रहा है? जब से प्रधानमंत्री बने हैं मोदी जी, आतंकवाद खत्म हो जाएगा। 1 महीना गुजरा है, 7 से ज्यादा आतंकवादी हमले हो चुके हैं और शायद 20 लोगों की शहादत हो चुकी है, 20 या 10 लोगों की। ये क्या है? लोग कैसे भरोसा करेंगे? और ये लेकिन संसद में खड़े आपको होकर डायलॉग मार रहे हैं सर, शोले फिल्म के। तो यही करेंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं है। नरेंद्र मोदी नो डाउट बहुत अच्छे एक्टर हैं। जी। मुझे लगता है कि शाहरुख खान भी उनके सामने फेल हो। और ये बात मैं बहुत प्रामाणिक तरीके से कह रहा हूँ। अभी एक किताब आई है, उसमें बाकायदा ये है कि नरेंद्र मोदी बचपन में नाटक में काम करते थे, और ऐसे नाटक में काम करते थे जिसमें लीड रोल उनका होता था। अरे बाप रे बाप सर, जहां पे कितना कर चुके सपोर्टिंग हैं। रोल हो, मगरमच्छ घर ले आए, चाय भी बेच लिए, नाटक में भी काम कर लिया, कितना काम कर लिया सर, बड़े मेहनती रहे बचपन में। हाँ, भीख भी मांग करके खाए 30-35 साल तक। लेकिन नाटक में सच में उन्होंने काम किया। जी। नाटक वाला जो बता रहा हूँ वो दूसरे का बता रहा हूं। सच में उन्होंने काम किया, इसलिए आप देखिएगा कि उनकी भाव भंगिमाएं, वो जब रोने लगते हैं तो लोगों को पहले लगता था कि सच में बहुत दुखी। या उन्होंने जब जहां शीश झुकाया उसी को समझ लीजिए कि अब इसका क्या होने जा रहा है। संसद का क्या किया, संविधान का क्या किया, लोकतंत्र का मर्यादाओं का क्या किया आपने। तो मोदी जी इस चीज के लिए जाने जाते हैं कि वो बेहतरीन एक्टिंग करते हैं, लोगों को हिप्नोटाइज कर लेते थे एक जमाने में, भाइयों बहनों करके। लेकिन अब वो चीजें खत्म हो गई। जैसे एक जादूगर जब जादू दिखाता है उस समय लोग हिप्नोटाइज होते हैं, लोगों को लगता है कि हाँ यही सही है, लेकिन कुछ देर के बाद वो खत्म हो जाता है, पर्दा हट जाता है, पर्दा हट जाता है। अब 10 साल में लोगों को समझ में आ गया है, तो इसलिए अब उनको न कोई सुनता है न कोई देखता है। कुछ लोग हैं जो अभी भी वही हैं और मुझे लगता है रहेंगे। इसीलिए मोदी जी बार बार अपने उसको बदलते हैं। तो अचानक फिर उन्होंने कहा कि मैं बायोलॉजिकल हूं ही नहीं, तो लोग हमको भगवान मान ले। भाई कोई व्यक्ति कैसे बोल सकता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं बायोलॉजिकल नहीं। बस यही घोषणा करना बाकी रह गया ना कि मैं भगवान हूं, बस इतना ही कहते हैं मोदी जी। अहम ब्रह्मास्मि, मतलब आप शंकराचार्य के ऊपर तो वैसे ही हो चुके हैं, अब केवल अहम ब्रह्मास्मि कहना रह गया कि मैं ही ब्रह्म हूं, इतना ही। अच्छा, नॉन बायोलॉजिकल जी के लिए एक और चीज चल रही है सर, मतलब ये लोगों की बातचीत है जो चल रही है इस वक्त पर, मैं उस पर आपसे चर्चा करना चाहती हूँ। बड़े लोग ये कह रहे हैं कि चाणक्य साहब जो हैं वो भी इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि राजा तो बना चुके हैं, अब की बार उनको भी मौका जाने नहीं देना है, क्योंकि उनको भी इतिहास बनाना है। एक बार तो प्रधानमंत्री बनकर देख ले, एक बार तो कुर्सी पर राजा बनकर देख ले, चाहे कितने ही दिन के लिए। तो लोग कह रहे हैं कि आप 75 पार वाला जो फॉर्मूला है, क्योंकि बहुत जल्द नरेंद्र मोदी जी भी होने वाले हैं 75 पार, तो क्या चाणक्य जी अपने महामानव, अपने देवता स्वरूप, देवताओं के दूत को भी क्या किनारे लगा सकते हैं अडवाणी की तरह? क्या संभव है ये? देखिए, होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन नरेंद्र मोदी अमित शाह को हमेशा अपनी आंखों के सामने रखते हैं, हिलने डुलने नहीं देते हैं। और जो लोग कहते हैं कि वो नंबर 2 हैं, दरअसल मोदी जी अपने आप में इतने मजबूत हैं कि नंबर 2 तो छोड़ दीजिए, नंबर 10 तक भी कोई नहीं आता है।
उसके बाद कोई आता है। अमित शाह नो डाउट कि ये सपना देख रहे हो, लेकिन अमित शाह ये नहीं कर पाएँगे कि वो 75 पार के बाद ये कहने लगे कि नहीं साहब अब तो आपकी पारी खत्म हो। क्योंकि खुद अमित शाह ये चुनाव के दौरान कह चुके हैं कि मोदी जी जब तक स्वस्थ हैं, जब तक चाहेंगे तब तक प्रधानमंत्री रहेंगे। वो इंतजार कर रहे हैं कि खुद मोदी जी उनको कहें कि अब आप आ जाओ। हो सकता है कि मोदी जी 75 के बाद जाते-जाते प्रधानमंत्री का पद सौंपें और खुद राष्ट्रपति हो जाएँ। आजकल दोस्ती उनकी पुतिन साहब के साथ चल रही है अच्छी खासी, ट्रेनिंग भी ले ली होगी कि कैसे सत्ता बनाए रखी जा सकती है, यहाँ से लेकर के वहाँ तक। ये पुतिन ने भी खूब किया है। तो ये एक स्ट्रैटेजी हो सकती है, लेकिन अमित शाह कभी ऐसा कर पाएँगे, इसकी तो उम्मीद नहीं थी। क्योंकि नरेंद्र मोदी आडवाणी नहीं है, हम्म। इतना तो तय है। अच्छा, सरकार का भविष्य क्या देख रहे हैं सर? आखिरी सवाल। कौन सी यूपी की दिल्ली? बीजेपी, मोदी सरकार। मोदी सरकार अभी तो उसका भविष्य डावाडोल नहीं है। मतलब 2-4 महीने तक तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2-4 अभी थोड़ा महीने चलने सर? दीजिए। हाँ, हम्म। इसके अलावा मैं नहीं कह रहा हूँ कि 6 महीने के बाद क्या होगा। हम्म। ऐसी सरकार में कि जिसमें एक तरफ तो मोदी का अहंकार है, जी। वो आदी नहीं है गठबंधन सरकार चलाने की, और दूसरी हम्म। तरफ चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार, वो भी हल्के नहीं है। चंद्रबाबू नायडू को चाहिए लंबा बजट, वो कब तक दे पाएंगे मोदी जी? नीतीश कुमार कब पलटी मार जाएंगे, कोई नहीं जानता। उनको भी तो विशेष राज्य इसलिए का मैं कह दर्जा रहा हूँ चाहिए। ये थोड़ा हम्म। हनीमून पीरियड लंबा हो रहा है, ओके। अभी चलेगा। अच्छा, बाबा? लेकिन बाबा का भी लगभग वही है। ये कुछ तो मीडिया मैनेजमेंट के लिए है, हम्म। लेकिन शहनाज का गेम दोनों तरफ से है। जब भी गुजराती लॉबी को मौका मिलेगा वो उत्तर प्रदेश को पलट देगा, ये तो बिल्कुल चलिए क्लियर है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रविकांत सर, सबने अपने समय दिया। दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज हम बड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात कर रहे थे और जान रहे थे कि उत्तर प्रदेश में और दिल्ली में जो भगमच्चर मचा हुआ है उसके मायने क्या है, उसका विश्लेषण रविकांत सर ने बखूबी करके हमें दिखाया। हम फिर मिलेंगे नई चर्चा में, अभी के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।